हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरिएबल्स। क्या होते हैं वेरिएबल्स, क्यों हम लोग वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, या क्या ज़रूरत होती है हम लोगों को वेरिएबल्स को यूज़ करने की। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज टेक प्लेस इन प्राइमरी मेमोरी रैम वेयर डेटा रिलेटेड टू द प्रोग्राम इज़ केप्ट। तो हम लोगों को पता है जब भी कोई हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है या जब भी कोई एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होती है तो वो कहाँ पे एग्जीक्यूट होती है, हमारी प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम के अंदर एग्जीक्यूट होती है। ओके, तो सिंस द डेटा इन रैम इज स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू द एड्रेसेस, हमारी रैम के अंदर जो डेटा स्टोर हम लोग करवाते हैं वो किसके अंदर होता है, एड्रेसेस के अंदर। हमारी जो रैम होती है वो एड्रेसेस के अंदर काम करती है। अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके का हमारे रैम का स्ट्रक्चर होता है। हर एक सेल का जो साइज होता है वो कितना होता है, 1 बाइट होता है। हर एक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। हर एक सेल का जो एड्रेस होता है वो किस में होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। जैसे कि 2FE34 मान लो ये हमारी इस सेल का एड्रेस है। ठीक है, तो हर एक सेल का हमारा कोई ना कोई यूनिक एड्रेस है। हर एक सेल की साइज़ जो है वो 1 बाइट होती है। तो अगर हम लोगों को कोई भी डेटा स्टोर करवाना होता है तो वो हम लोग इन सेल्स के अंदर स्टोर करवाते हैं। It became difficult for us to find it because there are millions of addresses in RAM which are very difficult to remember for us. अगर हम लोग बात करें कि हमें कोई भी एक मान लो 5 हम लोगों को मेमोरी के अंदर स्टोर करवाना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करवाएंगे कि 5 जो है वो किस टाइप का है, हमारा सबसे पहले इंटीजर टाइप का है। तो इसको मेमोरी के अंदर स्टोर करवाने के लिए हम लोगों को कितने बाइट चाहिए होंगे। किसी कंपाइलर में हमारे इंटीजर की साइज़ 2 होती है, किसी में 4 होती है। ठीक है, तो सपोज़ करो यहाँ पे हमारे जो 5 है उसको स्टोर करवाने के लिए हम लोगों को 2 बाइट की नीड है। ठीक है, हमारा जो कंपाइलर है उसके अकॉर्डिंग वेरी करते हैं हमारे डेटा टाइप्स, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो हमने 2 बाइट के अंदर, ठीक है, या 2 सेल के अंदर हमने अपने 5 जो है वो स्टोर करवा दिया। अब अगर मुझे इस 5 को एक्सेस करना है या 5 के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो वो हम कैसे करवाएंगे। हर 2 बाइट के अंदर हमने 5 स्टोर करवाया। ठीक है, तो दोनों बाइट का अपना अलग अलग कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो अगर मुझे 5 को एक्सेस करना है तो हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे कि हमारा जो एड्रेस होगा वो कौन सा माना जाएगा, फर्स्ट सेल का जो एड्रेस है। ओके, सपोज करो फर्स्ट सेल का एड्रेस हमारा 3FE294 ये है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मुझे इस तरीके से इस एड्रेस को यूज़ करके इसको एक्सेस करना पड़ेगा। अब सपोज़ करो मेरे पास एक और इंटीजर है, उसके अंदर मैं 4 स्टोर करवा रही हूँ। ठीक है, दोनों के ऊपर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो मैं कैसे करवाऊँगी। मान लो मुझे एडिशन करवाना है। ठीक है, तो मैं कैसे करवाऊँगी कि दोनों का एड्रेस पहले मुझे किसी तरीके से निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी टेक्निक की तरीके से। ठीक है, कोई भी कुछ भी करके मुझे पहले एड्रेस जो है वो ढूंढना पड़ेगा कि दोनों मेरे जो भी नंबर्स हैं 5 और 4 वो मेमोरी के अंदर जाके कहाँ स्टोर हुए हैं। सबसे पहले तो मुझे वो एड्रेस ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद उन एड्रेसेस को लिख के, जैसे कि इसका एड्रेस है 3FE294 प्लस जो भी हमारे सेकंड वाले जो मेमोरी है यहाँ पे, इसका जो फर्स्ट वाला सेल है उसका एड्रेस सपोज करो 4FE38 ये है, तो प्लस में 4FE38। इस तरीके से मुझे इनके ऊपर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि हो सकता है क्योंकि हमारी जो रैम है, ठीक है, अगर मान सपोज़ करो मेरी 8 GB की रैम है हमारे सिस्टम के अंदर, तो हमारे जो सेल होंगे वो कितने होंगे, लगभग 8 साढ़े 8 करोड़ से भी ज़्यादा। ठीक है, इतने सारे एड्रेसेस याद कर पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। वेरिएबल क्या करता है, किसी भी सेल का, ठीक है, या किसी भी मेमोरी लोकेशन का एक नाम होता है। हम लोग अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम लोग जब किसी भी लोकेशन को, मेमोरी की किसी भी लोकेशन को हम लोग नाम देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। सपोज़ करो मैं इसको क्या नाम दूंगी, VAR1। ओके, var1, इसको हम लोग नाम दे देते हैं var2। ओके, तो अब बताओ कि मेरे लिए ये एड्रेसेस को लिख के फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना इजी है, या फिर हम लिखें var1 प्लस var2, ये ज़्यादा इजी है। ऑब्वियसली ये ज़्यादा इजी है। ठीक है,
तो हम जो काम करते हैं, जो भी हमारा डेटा स्टोर होता है वो मेमोरी के अंदर होता है। मेमोरी का एड्रेस हम लोग याद नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम है, इसलिए हम लोग क्या काम में लेते हैं, वेरिएबल्स को काम में लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस लोकेशन को, मेमोरी की उस लोकेशन को अपनी नीड के अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करवा रही हूँ, दोनों का एडिशन 5 और 4, ठीक है। अब मैं एक और थर्ड वेरिएबल ले रही हूँ, ठीक है, सम नाम का सपोज करो, जिसके अंदर मैं इन दोनों का एडिशन करवा के उस सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रही हूँ। तो अब मुझे एक और मेमोरी के अंदर स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे मैं सम में जो भी मेरा आ रहा है 5 + 4 9, ठीक है, इसको स्टोर करवा रही हूँ। तो अब क्या होगा कि जब भी मेरा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, उस टाइम पे हर बार सपोज करो मेरा 2 बार अगर मैंने अपना जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट किया, तो एक टाइम पे वो तीन जो स्पेस है वो मेमोरी के अंदर कवर कर रहा है। सेकंड टाइम पे 6 हो जाएंगे, ठीक है, 3 पहले के 3 बाद के। अगर मैं सपोज करो 100 टाइम्स अपने कोड को एग्जीक्यूट कर रही हूँ, तो इतने सारे वो मेमोरी के अंदर स्पेस कवर करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी मेमोरी का जो स्पेस है वो बिल्कुल फुल हो जाएगा, हमारी मेमोरी बिल्कुल फुल हो जाएगी। लेकिन अगर वेरिएबल्स को अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो एक और बेनिफिट ये है हमारे पास में कि जब हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, तो जितनी बार भी मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा, वो हर टाइम पे, चाहे वो 100 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, चाहे वो 1 लाख टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, वो हर टाइम पे सिर्फ 3 ही स्पेस मेमोरी के अंदर कवर करेगा। लेकिन जब भी मैं कोई नई वैल्यू अगर मैं अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाऊंगी, तो पहले वाली जो वैल्यू है वो रिमूव हो जाती है। मान लो मैं 9 स्टोर करवा रही हूँ, तो पहले वाली जो 5 वैल्यू है हमारी वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सपोज करो 11 स्टोर करवा रही हूँ, तो पहले वाली वैल्यू जो है वो मेरी चली जाएगी। तो जब नेक्स्ट टाइम में हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, उस टाइम पे जो पहले वाली वैल्यूज़ हैं वो सारी नहीं रहेंगी, हम लोग पहले वाली वैल्यूज़ को काम में नहीं ले सकते। एक कंसेप्ट है सी लैंग्वेज के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट, उसकी हेल्प से हम लोग पुराने जो हमारे वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग वापस एक्सेस कर सकते हैं। वो हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उस टाइम पे देखेंगे। चलिए आगे आते हैं। इन प्रोग्रामिंग ए वेरिएबल इज कंटेनर स्टोरेज एरिया टू होल्ड एनी डेटा, ठीक है। तो हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी डेटा को स्टोर करवाने के लिए एज ए कंटेनर होते हैं, ठीक है। कोई भी हमारे पास एक बॉक्स होता है, ठीक है, मेमोरी का, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं मेमोरी बॉक्स, जिसका नाम है, मान लो हम लोगों ने नम दिया है, जिसके अंदर हम लोग 5 स्टोर करवा रहे हैं, यानी कि जो भी डेटा हम लोग स्टोर करवा रहे हैं उसका कंटेनर होता है एक तरीके से हमारे वेरिएबल्स, ओके। तो इस तरीके से, यानी कि ये हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल हैं हमारे, num1 और num2। किस टाइप के हैं, कौन सा डेटा टाइप है इनका, इंटीजर टाइप जो है। अब हम यहीं से हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा जो भी वेरिएबल है वो किस टाइप का है, उसने मेमोरी के अंदर कितना स्पेस कवर किया हुआ है, ठीक है, ये सब। आगे आते हैं। टू इंडिकेट द स्टोरेज एरिया ईच वेरिएबल इज गिवन ए यूनिक नेम। हर एक वेरिएबल का कोई ना कोई यूनिक नेम होता है। हम लोग बार बार सेम नाम का वेरिएबल जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यूनिकनेस होनी चाहिए वेरिएबल नेम्स के अंदर, कि अगर हम num1 ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे num2 ले सकते हैं अगर हमें सेम टाइप का चाहिए तो। लेकिन हम सेम नाम से नहीं ले सकते कि num1 को बार बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं अलग अलग काम के लिए। नेक्स्ट आते हैं, वेरिएबल नेम्स आर जस्ट सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मेमोरी लोकेशन। तो हमारी जो मेमोरी लोकेशन होती है वो हम लोग याद नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंपली जो हमारी लोकेशन होती है मेमोरी की, उसी को कौन रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करते हैं। आगे आते हैं, वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर इन दी सी प्रोग्राम बिफोर टू यूज़। अगर हम लोग कोई भी वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करने से पहले यूज़ ले रहे हैं तो वो गलत है, उस टाइम पे हम लोग को एरर मिल जाएगा। तो हमारे लिए नेसेसरी है कि यूज़ करने से पहले हम लोग उस वेरिएबल को क्या करें, डिक्लेयर करें। अगर यहाँ पे देखें तो हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है num1 नाम का, ठीक है, जिसके अंदर ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करवा रहे हैं कि उसके अंदर 2 ऐड करवा रहे हैं। फिर इस वैल्यू को हम लोग किसको दे रहे हैं, सम नाम के किसी भी वेरिएबल को, ठीक है। यहाँ पे एरर हम लोगों को मिला है क्या,
कि हम लोगों ने इसको जो सम नाम का जो वेरिएबल है उसको डिफाइन नहीं किया हुआ है, अनडिफाइंड वेरिएबल। ओके, तो हम लोग जब भी कोई भी वेरिएबल काम में लेते हैं उससे पहले नेसेसरी है कि हम लोग उसको क्या करें, डिक्लेयर करें। डिक्लेरेशन किस तरीके से होता है, ये हमारा डिक्लेरेशन है। यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर किया है कि हमारा मेमोरी के अंदर कोई भी एक num1 नाम का वेरिएबल जो है बना दो, ठीक है, जो कि किस टाइप का होगा, कितना स्पेस मेमोरी के अंदर वो कवर करेगा। इंटीजर टाइप का डेटा हम लोग स्टोर करवा रहे हैं, तो कितना स्पेस कवर करेगा वो मेमोरी के अंदर, 4 या फिर 2 बाइट, ठीक है, कंपाइलर के अकॉर्डिंग। तो ये हम लोग पहले अपने कंपाइलर को बताते हैं कोई भी ऑपरेशन उस वेरिएबल के ऊपर परफॉर्म करवाने से पहले, ठीक है, अदरवाइज एरर जनरेट हो जाता है। मेमोरी विल बी एलोकेटेड टू एनी वेरिएबल एज पर इट्स स्टोरेज क्लासेस लाइक ऑटो, एक्सटर्नल, स्टैटिक एंड रजिस्टर। तो मेमोरी कब किसी भी वेरिएबल को मिलती है, क्या डिक्लेरेशन के टाइम पे मिलती है या इनिशियलाइजेशन के टाइम पे मिलती है? तो मेमोरी एलोकेशन जो है वो हमारा डिपेंड होता है स्टोरेज क्लासेस के ऊपर। स्टोरेज क्लासेस हमारी होती हैं ऑटो, एक्सटर्नल, स्टैटिक, रजिस्टर, ठीक है। कब कौन से वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी, कब उसकी मेमोरी जो है फ्री कर दी जाएगी, कब किसी भी वेरिएबल की लाइफ टाइम कितनी है, ठीक है, या कहाँ पे वो एक्सेस हो सकता है, कितना उसका स्कोप है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टोरेज क्लासेस का न्यू कंसेप्ट है सी लैंग्वेज के अंदर, उस टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन मीन असाइनिंग ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है जब कोई भी वेरिएबल हम किसी भी वैल्यू को हम लोग असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल को। ओके, अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इंट नम, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन कर रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ अपने कंपाइलर को बता रहे हैं कि मेमोरी के अंदर जो है 2 बाइट का जो है स्पेस बना दो, जिसके अंदर हम लोग कौन से टाइप की वैल्यू जो है वो स्टोर करवाएंगे, इंटीजर टाइप की, ठीक है। यानी कि अब हमारा मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बनेगा, मेमोरी के अंदर कितना बनेगा, 2 बाइट का, यानी कि 2 बॉक्सेस वो कवर करेगा, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, हमारा नम। ओके, ये सिर्फ क्या है, हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया है। इनिशियलाइजेशन होता है यानी कि कोई भी वैल्यू असाइन करना, या डेफिनेशन होता है जब हम उस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे। ओके, असाइनिंग वैल्यू टू एनी वेरिएबल, वो हमारा क्या कहलाएगा, डेफिनेशन। अगर हम देखें तो नीचे वाली लाइन में हम लोगों ने इंट नम इक्वल्स टू 10, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर भी किया हुआ है, प्लस में इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। अब इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं इनिशियलाइजेशन, यहाँ हम बोल रहे हैं डेफिनेशन। तो ये क्या है, जब हम लोग किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, साथ के साथ हम लोग उसको वैल्यू असाइन भी कर रहे हैं, उस टाइम पे वो क्या कहलाएगा, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। लेकिन अगर हम लोगों ने किसी वेरिएबल को पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, बाद में हम लोग उसको कोई भी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, उस टाइम पे वैल्यू जो अब असाइन कर रहे हैं उस टाइम पे क्या बोला जाएगा, उसको डेफिनेशन। अब अगर हम लोगों ने सपोज करो वैल्यू असाइन नहीं की है, ठीक है, अब हम उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा स्पेस तो बन चुका है मेमोरी के अंदर, ठीक है, ये हमारा नम है। तो मेमोरी के अंदर जो भी हमारी गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, सपोज करो 1024 है, तो अगर हम कोई भी ऑपरेशन नम के ऊपर प्रिंट करवाने की और नम के ऊपर परफॉर्म करवाने की कोशिश करेंगे, या फिर सपोज करो हम लोग नम को प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रिंटफ नाम का फंक्शन लेते हैं, उसके अंदर अगर हम लोग अपने नम को प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे, उस केस में क्या होगा, हमारे पास में जो आउटपुट आएगा वो कोई भी गार्बेज वैल्यू जो हमारी मेमोरी के अंदर अभी पड़ी हुई है, हमारे नम के अंदर पड़ी हुई है, वो हमें आउटपुट में शो हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं, वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, और पहले ही उसको अगर हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाने की कोशिश करेंगे उसके ऊपर, तो क्या होगा कि हमें जो भी गार्बेज वैल्यू हमारी मेमोरी के अंदर पड़ी हुई है वो हम लोगों को आउटपुट में मिल जाएगी। आगे आते हैं, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव मीनिंगफुल नेम टू ए वेरिएबल। तो हम किसी भी वेरिएबल को मीनिंगफुल नेम देना ज़्यादा बेटर है। कि सपोज करो यहाँ पे मैंने n1 लिया हुआ है, यहाँ पे मैं num1 ले रही हूँ, तो यहाँ पे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा। सपोज करो मैंने आज अपना कोड लिखा है, 1 साल बाद अगर मैं अपने ही कोड को चेक कर रही हूँ तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगी कि मैंने ये जो वेरिएबल लिया था ये किस पर्पस से लिया था। तो नेसेसरी ये है कि हम लोग किसी भी वेरिएबल को मीनिंगफुल नाम दें। जैसे हम लोग सपोज करो दो वेरिएबल हैं जिनका हम लोग सम करवा के किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर डलवा रहे हैं, तो हम लोग एक नम इंट
num2 नाम का वेरिएबल ले लेंगे, एक sum नाम का वेरिएबल ले लेंगे, add नाम का, ठीक है, sub, multi। तो इस तरीके से यानी कि कुछ ऐसे हम लोग नाम ले सकते हैं, कुछ ऐसे वेरिएबल को नेम हम लोग दे सकते हैं जो कि मीनिंगफुल हो, जो कि अंडरस्टैंडेबल हो, यानी कि हम देख के समझ सकते हैं कि ये जो वेरिएबल हम लोगों ने लिया है ये किस पर्पस से लिया है या ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करके हम लोगों को दे रहा है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर मोर देन वंस विद द सेम नेम इन द सेम स्कोप। एक ही स्कोप के अंदर एक वेरिएबल को बार बार हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, बेशक उसका डेटा टाइप अलग हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक नंबर नाम का क्या है, वेरिएबल है जो कि किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। वापस से हम लोग वही सेम नाम का वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका डेटा टाइप क्या है, डबल। तो इस केस में भी हमारे पास में आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि हमें इस केस में हमारे पास में एरर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग सेम नाम का जो वेरिएबल है सेम स्कोप के अंदर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो एरर आ रहा है वो क्या आ रहा है, कन्फ्लिक्टिंग टाइप फॉर नंबर हैव डबल। तो यहाँ पे ये हमारे जो सेकंड टाइम जब हम लोगों ने नंबर को या सेम नाम के वेरिएबल को यूज़ करने की कोशिश की, उस टाइम पे हमें एरर दे रहा है, कन्फ्लिक्ट टाइप फॉर नंबर। ओके, प्रीवियस डेफिनेशन फॉर नंबर विद टाइप इंट, यानी कि यहाँ पे ये हमें रीडिक्लेरेशन का एरर जनरेट करके दे देगा हमारा कंपाइलर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमारी सी लैंग्वेज के अंदर कुछ रूल्स होते हैं हमारे वेरिएबल्स को नेम देने के, जैसे कि आइडेंटिफायर्स के नेम होते हैं, वही रूल्स हमारे वेरिएबल्स को नेम देने के रूल्स होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला रूल है हमारा वेरिएबल नेम, ए वेरिएबल नेम इन सी मस्ट बिगिन विद ए लेटर अपर केस और लोअर केस और अंडरस्कोर, इट कांट स्टार्ट विद अ डिजिट। तो हमारा जो वेरिएबल नेम है वो किसी भी लेटर से स्टार्ट हो सकता है, चाहे वो अपर केस है या लोअर केस है। हमारा अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो हमारे अपर केस, लोअर केस और अंडरस्कोर तीनों से स्टार्ट हो सकता है, डिजिट से हमारे स्टार्ट नहीं हो सकते वेरिएबल नेम। बाद में हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि काउंट 1, ठीक है, या नेम 1, ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में नंबर्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है वो नंबर्स को क्या समझता है, कोई भी फ्लोटिंग टाइप या फिर इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रल टाइप की वैल्यू समझता है। ठीक है, तो हमारा कंपाइलर कंफ्यूज ना हो, इस वजह से हम लोग नंबर्स को यूज़ नहीं करते हैं वेरिएबल्स के नेमिंग के टाइम पे। तो अगर हम लोग डिजिट्स को यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो हमारा कंपाइलर एरर जनरेट करके दे देगा। आगे आते हैं। तो अगर हम बात करें, ये हमने 1 2 3 ABC, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ही नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं 1 2 3। तो इस केस में हमारा एरर आ जाएगा। स्पेशल सिंबल्स हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, स्टार्ट विद स्पेशल कैरेक्टर्स या स्पेशल सिंबल्स हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोगों ने हाइफन यूज़ किया हुआ है, तो ये भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ स्पेशल सिंबल्स हम लोग अपने नेमिंग के टाइम पे हम लोग काम में नहीं ले सकते हैं। फिर हम लोग स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर या फिर अंडरस्कोर से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्या हमारा नेम सिर्फ अंडरस्कोर से हो सकता है? सिर्फ एक, सपोज करो मैं इंट अंडरस्कोर दे रही हूँ, तो क्या ये हमारा वैलिड है या इनवैलिड है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर द नेम कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर। तो फर्स्ट लेटर के बाद में हमारे नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेटर के बाद में हमारे नंबर्स आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकती हैं, अंडरस्कोर्स आ सकते हैं। अगर हम देखें तो इस टाइम पे माई वेर 1 2 3 इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं ले सकते हैं अपनी डिजिट्स को। आगे आते हैं, सी इज केस सेंसिटिव, सो माई वेर, सो दीज ऑल 3 आर डिफरेंट इन सी लैंग्वेज। अगर हम देखें ठीक से तो यहाँ पे हम लोगों ने नेम तो तीनों माई वेर ही है, लेकिन यहाँ पे एक कैपिटल वी है हमारा, यहाँ पे एक एम भी कैपिटल है, वी भी कैपिटल है, यहाँ पे सब स्मॉल में है। तो सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि हमारी सी लैंग्वेज क्या करेगी, इन तीनों को डिफरेंट समझेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों अलग अलग हैं हमारी सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग।
कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट, ठीक है, उसके अंदर ये तीनों सेम ही हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो सी लैंग्वेज है वो इन तीनों को डिफरेंट मानती है। जो भी केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस हैं वो इस टाइप के जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि माई वेयर, ठीक है, कोई कैपिटल है या कोई कहीं पे स्मॉल लिया हुआ है, तो दोनों को अलग अलग मानेगी। लेकिन अगर हमारी कोई लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है, सपोज करो जैसे कि हमारी CSS है, ठीक है, CSS लैंग्वेज है, HTML है, तो वहाँ पे हमारी जो लैंग्वेजेस हैं उस टाइम पे हम लोग उन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, नो वाइट स्पेस इज अलाउ विद इन द वेरिएबल नेम। किसी भी वेरिएबल के नेम के बाद हम लोग वाइट स्पेस यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नेम, बीच में हम लोगों ने स्पेस लिया हुआ है, यूज़र एज, यहाँ पे हम लोगों ने स्पेस लिया हुआ है, तो ये हमारी सी लैंग्वेज के अंदर इनवैलिड है। इसके जगह हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं कि टोटल अमाउंट है, सपोज करो मल्टीपल नेम है, ठीक है, तो टोटल और अमाउंट दोनों हमारे पास दो नेम है, मल्टीपल नेम हो गए, तो इस केस में हम लोग अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारा जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एज के एक लेटर को हम लोगों ने कैपिटल कर दिया, ठीक है, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाइट स्पेस हमें अलाउ नहीं है। इस टाइम पे हम लोगों को एरर मिल जाएगा। रिजर्व्ड वर्ड जो है हमारी सी लैंग्वेज के अंदर टोटल 32 रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल नेम, या एज ए आइडेंटिफायर भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। तो इंट, इफ, फ्लोट, वाइल, ये सब क्या है, हमारे रिजर्व्ड वर्ड हैं सी लैंग्वेज के अंदर, तो इनको हम लोग एज अ वेरिएबल नेम हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। आगे आते हैं, नो स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स को हम लोग काम में नहीं ले सकते हैं, जैसे कि @ हमारा स्पेशल कैरेक्टर हो गया, हाइफन हमारा स्पेशल कैरेक्टर हो गया, इनको वेरिएबल नेम में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। आगे आते हैं, लेंथ लिमिट की। हमारी सी लैंग्वेज के अंदर हमारा जो वेरिएबल नेम है उसकी लेंथ की लिमिट क्या होगी, तो हमारी ऐसी कोई स्पेसिफिक लेंथ लिमिट नहीं होती, लेकिन कुछ कंपाइलर्स होते हैं जो कि अगर हम लोग 31 कैरेक्टर से ज़्यादा अगर हम लोग लेंथ लेने की कोशिश करेंगे तो उस केस में हमारे पास एरर आ जाता है। बाय द वे इतनी 31 कैरेक्टर्स, ठीक है, इतनी बड़ी लेंथ हमारी होती नहीं है वैसे, ठीक है। आगे आते हैं, डेटा टाइप्स। वेरिएबल इन सी मस्ट हैव अ स्पेसिफिक डेटा टाइप दैट डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा दे कैन स्टोर। इंट, फ्लोट, कैर, डेटा टाइप इज स्पेसिफाइड व्हेन द वेरिएबल इज डिक्लेयर। तो जब भी हम लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, उसके डेटा टाइप को भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा एज, पाई, लार्ज वैल्यू, ग्रेड, ये सब क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। इनका डेटा टाइप हम लोग हम लोग डेटा टाइप डिक्लेरेशन के टाइम पे ही डिफाइन कर रहे हैं कि एज के अंदर हम लोग 25 स्टोर करवा रहे हैं, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंट, ठीक है। तो यानी कि एज के अंदर हम लोगों को कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करवानी है, तो इंट इसका डेटा टाइप हम लोगों ने पहले ही डिक्लेरेशन के टाइम पे ही हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। पाई के अंदर हम लोगों को कोई पॉइंटिंग वैल्यू स्टोर करवानी है, तो हम लोगों ने फ्लोट इसका डेटा टाइप ले लिया। डबल टाइप की हम लोगों को कोई वैल्यू स्टोर करवानी है, हम लोगों ने डेटा टाइप क्या ले लिया, डबल ले लिया। यहाँ पे ए हम लोग स्टोर करवा रहे हैं जो कि किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, तो इसका डेटा टाइप हम लोगों ने क्या ले लिया, क्या ले लिया। तो हम लोग सिर्फ ये नहीं ले सकते कि हम लोग सिर्फ एज लिख रहे हैं, ठीक है, एज इक्वल्स टू हम लोग 25 करके छोड़ रहे हैं, ये हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को नेसेसरी है कि हम लोग उसका डेटा टाइप डिफाइन करें, क्योंकि हम डेटा टाइप डिफाइन ही नहीं करेंगे कि इंटीजर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है या डबल टाइप का है, तो हमारा जो कंपाइलर है वो मेमोरी के अंदर किस तरीके से स्पेस बनाएगा, हमारे कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि उसको मेमोरी के अंदर कितना स्पेस बनाना है, कितना स्पेस कवर करना है, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, 16 बाइट। तो नेसेसरी है कि हम लोग डिक्लेरेशन के टाइम पे ही जो डेटा टाइप है हमारा उसको भी डिफाइन करें। ओके, आगे आते हैं, नेमिंग कन्वेंशन। While not mandatory, it is common practice in C to use lower case letters for variable name. तो जब भी हम लोगों को, जब तक मैंडेटरी नहीं होता है, हम लोग क्या करें, स्मॉल लेटर्स को ही काम में लें, ठीक है, ना कि कैपिटल लेटर्स को हम लोग ले सकते हैं, लेकिन जब मैंडेटरी हो तो ही लें, ज़्यादातर हम लोग स्मॉल लेटर्स काम में लें। फॉर मल्टीपल वर्ड वेरिएबल नेम द कन्वेंशन इज टू यूज़ लोअर केस, और हम वी कैन से स्नेक केस और कैमल केस।
तो हम लोग जब हमारे पास मल्टीपल नेम्स होते हैं, जैसे कि टोटल अमाउंट, एवरेज वैल्यू, यूज़र नेम, ठीक है, मल्टीपल नेम्स हैं, इनको एक ही वेरिएबल के अंदर हम लोगों को एक वेरिएबल नेम देना है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अंडरस्कोर हम लोग यूज़ कर सकते हैं बीच में, जैसे कि टोटल और अमाउंट के बीच में हम लोग अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, एवरेज और वैल्यू के बीच में हम लोग अंडरस्कोर यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्नेक केस कहलाता है। क्या कहलाता है, स्नेक केस कहलाता है। अगर आगे आए तो ये हमारा कैमल केस कहलाता है, जिसके अंदर हमारे मल्टीपल नेम्स हैं, ठीक है, टोटल अमाउंट, लेकिन हमारा जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर हम लोगों ने क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया। तो यहाँ पे ए को कैपिटल कर दिया, यहाँ पे एवरेज वैल्यू के वी को हम लोगों ने कैपिटल कर दिया, नेम के एन को हम लोगों ने कैपिटल कर दिया। ये हमारा क्या कहलाता है, कैमल केस कहलाता है। क्या कहलाता है, कैमल केस कहलाता है। ओके, आगे आते हैं। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव मीनिंगफुल नेम टू ए वेरिएबल। तो हम लोग क्या करें, किसी भी वेरिएबल को मीनिंगफुल नेम दें, ये नहीं कि हम लोग ABC नाम दे रहे हैं, ठीक है, या XYZ नाम दे रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, जब हम लोग अपने ही कोड को बाद में देखेंगे 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वेरिएबल नेम मैंने किस पर्पज़ से लिया था, या ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करके मुझे दे रहा है, ठीक है। तो मीनिंगफुल नेम हम लोग यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि यूज़र की एज हम लोग स्टोर करवा रहे हैं, तो उसका वेरिएबल का नाम हम लोगों ने क्या दे दिया, यूज़र एज। अकाउंट का बैलेंस हम लोग स्टोर करवा रहे हैं किसी वेरिएबल के अंदर, तो हम लोगों ने क्या दे दिया, अकाउंट बैलेंस ही वेरिएबल का नाम दे दिया, जिससे हम लोगों को ईजिली से समझ में आ रहा है कि इसके अंदर यूज़र की एज है, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने जो अकाउंट का बैलेंस है वो स्टोर करवाया हुआ है, इसके अंदर फर्स्ट नेम है, ठीक है, लास्ट नेम। तो इस तरीके के हम लोग वेरिएबल नेम यूज़ करें, ना कि ABC। अगर मैं इनको ABC नाम देती तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते कि A के अंदर किस टाइप का डेटा है, कौन सा डेटा है, B के अंदर क्या डेटा है, C के अंदर क्या डेटा है। तो हम लोग मीनिंगफुल नाम दें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे वेरिएबल्स यहाँ हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग वेरिएबल स्कोप के बारे में बात करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी कोडिंग।